हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट की चर्चा शुरू करनी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की चर्चा पहले क्यों हो रही है, वजह बिल्कुल क्लियर है। आप सब यही बोलते रहते हैं कैश फ्लो नहीं समझ में आता, कैश फ्लो बहुत परेशान करता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इस बार पूरी जान लगा दो, अच्छे से करेंगे। लेकिन टारगेट ये है 4 कैश फ्लो एंड हो जाना चाहिए। ठीक है जी, 10 दिन है मोटे मोटे। ठीक है जी, 4 फरवरी को खत्म। ठीक है, मैंने 5th से अकाउंटिंग रेशियो सोचा हुआ है। और 14th को मैं नमस्ते उसको भी कर दूंगा 10 दिन लगा के। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूंगा बेटा अभी मंडे का ऑफ है, इसके बाद कोई ऑफ ना हो तो ज्यादा अच्छा। अकाउंटिंग रेशियो में पूरे 10 दिन में चाहता नहीं कोई भी ऑफ हो। और अकाउंटिंग रेशियो के टाइम पर ना हमें एक आध दिन ना इको की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इको का कोर्स मुझे लगता है 11-12 में खत्म हो जाएगा। 11-12 में खत्म हो जाएगा तो वहां मेरे पास 2-2 घंटे के लेक्चर होंगे। तो मेरे को वहां पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इसलिए 14 तक खत्म हो जाएगा रेशोस। ठीक है जी, उसके बाद फिर फुल फ्लेज बिजनेस का शेड्यूल है मेरे पास, वो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है। चलो खैर, फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा डेफिनेशन क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की? क्या है कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन? लाओ चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, अच्छे से ही करते हैं। लो पुत्र, बस बस बेटा, बिल्कुल नहीं बोलना। मेरे पास टारगेट बहुत ज्यादा है, पूरे टाइम हो जाएगा वरना 5:30। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करती है फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ ईयर। बेटा एक साल भर में कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो कितना हुआ है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा ये है बेटा, कि जैसे हम कोई बैलेंस शीट का क्वेश्चन करते हैं ना, जिसमें एंड रिजल्ट इज बैलेंस शीट, चाहे हमने पार्टनरशिप के एडमिशन का क्वेश्चन किया हो, चाहे रिटायरमेंट के क्वेश्चन का किया हो, हमें क्लियर होता है ना कि भैया अगर बैलेंस शीट मिल गई तो ठीक ठाक हो गया सब कुछ। सेम बात डिसोल्यूशन में, कैश अकाउंट मिल गया ठीक ठाक हो गया। सर यहाँ पर भी पहले में एडवांस में पता होगा आपको, आपने जो किया वो ठीक ठाक किया कि नहीं किया। कैसे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बेटा आपको याद है बैलेंस शीट में एक आइटम होती है एसेट साइड, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी एक आइटम होती है एसेट सीएसओ, जो बाद वाला सी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है ना जी। अगर मैं कहूं प्रीवियस ईयर के कैश इक्विवेलेंट है 2.5 लाख, और करंट ईयर में कैश और कैश इक्विवेलेंट है 3.5 लाख, तो बेटा अगर आपका कैश इनफ्लो 1 लाख रुपए का आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना आपने आंसर बिल्कुल ठीक ठाक निकाल दिया है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं बस यही ढूंढ रहा होता हूँ, ये 1 लाख रुपए कहाँ से आ गए, ये 1 लाख रुपए का फ्लो कहाँ से हो गया। पहले 2.5 लाख था, अब 3.5 कैसे हो गया। अगर 1 लाख आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया, वरना गड़बड़ है। क्लियर है जी बात? यहाँ पर भी आंसर एडवांस में पता होगा। पहली बात बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़े। बेटा फॉर्मेट देखने में कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैसा होता है, थोड़ी सी बात अब इस पे करते हैं। बेटा फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम इज ऑफ डिटेल्स, थर्ड कॉलम इज ऑफ अमाउंट। पर्टिकुलर, डिटेल्स और अमाउंट, तीन तरीके की एक्टिविटी से हम कैश फ्लो निकालते हैं। पहली एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी सारा स्पेस लेगी है। उसके बाद अभी तो खैर मैं कोई स्पेस छोड़ ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल साथ साथ ही लिख रहा हूं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अच्छा खासा स्पेस ये भी लेगी। और उसके बाद बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन तरीके की एक्टिविटीज से मिलकर बनता है कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा अगर मैं कहूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंक्लूजन ये आया कि 2 लाख रुपए आउटफ्लो है। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही आउटफ्लो है कि 2 लाख रुपए मेरे पास से गए हैं।
इन्वेस्टिंग से आया कि 3 लाख रुपए बिजनेस में आए हैं, और फाइनेंसिंग में आया कि कोई भी फ्लो नहीं हुआ। लेट्स सपोज ऐसी बात कर लेते हैं कि कोई भी फ्लो नहीं हुआ, तो बेटा नेट इनफ्लो हुआ मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए का। अगर मैं इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दूं और ये बराबर आ जाए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, तो आपने सब कुछ ठीक ठाक किया है। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, मैं कहता हूँ ये तो रटने वाली बात है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दो क्लोजिंग के बराबर आ गया। मैं तो पहले ही आइटम ये देख लूंगा कि कैश कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, वो भी कितने रुपए का। ठीक है जी। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि 1 लाख रुपए आ रहे हैं, अगर इनफ्लो 1 लाख रुपए का दिख गया मुझे नेट, तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा कि आंसर बिल्कुल ठीक ठाक है। वो बात अलग है, फॉर्मेलिटी के तौर पर मुझे ओपनिंग कैश कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ना होगा, और बेटा वो क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। अब बेटा इस पूरे चैप्टर में कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं। क्या यहाँ कुछ मतलब बदला है? बेटा यहाँ मतलब बदल गया थोड़ा सा। ठीक है जी। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वैसे हम क्या क्या पढ़ते थे कैश और कैश इक्विवेलेंट में, कुछ याद है आपको पहले चैप्टर में? कैश इन हैंड, एक कैश एट बैंक, चेक इन हैंड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। तो बाबू आपको बता देता हूँ, चेक इन हैंड जैसा नाम कभी दोबारा आएगा नहीं कैश फ्लो में। कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, आ सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा। दो नाम और बोल रहा हूं जो पेपर में पक्का आएंगे ही आएंगे और आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, वैसे आप कहोगे कि करंट एसेट्स का पहला ही पार्ट होता है, सिट सीएसओ है ना, करंट इन्वेस्टमेंट होता है। बेटा यहाँ पर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट होता है। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये 5 नाम कैश और कैश इक्विवेलेंट है इस चैप्टर के लिए, ध्यान रखना। पहली बात ये डन। अब बेटा कौन कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, थोड़ी सी चर्चा मैं इस पे कर देता हूँ। देखो कुल मिला के मेजर हेड की बात करते हैं, ठीक है जी। धीरे धीरे मैं एक्सेप्शन भी बताता जाऊंगा, पहले मेजर हेड की बात करते हैं। शेयर होल्डर फंड पहला मेजर हेड है। इसमें दो बातें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी। नॉन करंट लाइबिलिटी सेकंड मेजर हेड, करंट लाइबिलिटी थर्ड मेजर मेजर हेड। ये लाइबिलिटी साइड की कहानी खत्म, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये एसेट साइड की कहानी खत्म। बेटा जैसे कि सेकंड एक्टिविटी का नाम है इन्वेस्टिंग, या थर्ड से शुरू करते हैं, थर्ड का नाम है फाइनेंसिंग। हर वो चीज जो मेरे बिजनेस को फाइनेंस देती है, फाइनेंस में पहुंचाते हैं। बता देता हूं कौन कौन चीजें फाइनेंस देती हैं। स्पेसिफिकली शेयर कैपिटल, मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, वो कहां जाएगा वो पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी। शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे बिजनेस को पैसा देती है। नॉन करंट लाइबिलिटी में चाहे आप लोन की बात करो, चाहे आप पब्लिक डिपॉजिट की बात करो, चाहे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में किसी चीज की बात करो, इधर डिबेंचर्स और कुछ भी, ठीक है जी, ये सब मेरे बिजनेस को पैसा देती है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। शेयर कैपिटल में चाहे आप इक्विटी की बात करो, चाहे प्रेफरेंस की बात करो, फाइनेंस देती है, फाइनेंसिंग में जाएगा। विद सम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन धीरे धीरे लाएंगे, पहले जनरल तो सीख लें। ठीक है जी। और ध्यान रख लेना, जो चीज जहां जाएगी उसके खर्चे और इनकम भी वहीं जाएगी। यानी कि अगर डिवेंचर्स फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फाइनेंसिंग का बाय डिफॉल्ट पार्ट हो गया। अगर बोरोइंग्स फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो बेटा बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फाइनेंसिंग हो गया। अगर प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग है, तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया गया, फाइनेंसिंग है। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ठीक है जी। सेकंड एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग, कि बिजनेस ने कहां कहां इन्वेस्ट किया हुआ है। बेटा ये पूरी की पूरी नॉन करंट एसेट्स आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, सब चिपका दो इन्वेस्टिंग में, और जो चीज जहां जाएगी उसके खर्चे और इनकम भी वहीं चले जाएंगे। ठीक है ना जी। अगर मैंने फ्लैट दिखा दिया है या कोई लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दिया है इन्वेस्टिंग में, तो उससे मिलने वाला रेंट भी वहीं जाएगा। ठीक है ना जी। अगर मैंने लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दिए हुए हैं, वो इन्वेस्टिंग में जाएंगे, तो उससे आने वाला ब्याज भी वहीं जाएगा। ठीक है जी। और बाकी जो मैंने कहीं नहीं दिखाया, चाहे वो करंट एसेट्स है, चाहे वो करंट लायबिलिटी है, चाहे वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, थोड़ा सा एक्सेप्शन उसमें भी है, और पूरा एसपीएल, ये सब ऑपरेटिंग। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग। ठीक है, पर बेटा इसमें एक्सेप्शन है।
ठीक है, मैं दो बातें करना चाहता हूँ एक्सेप्शन के तौर पे, बस आज दो, धीरे धीरे बढ़ा। सबसे पहली चीज, करंट लायबिलिटी में बेटा एक पार्ट होता है बैंक ओवरड्राफ्टिंग या सीसी, होता है ना, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, जिसमें सीसी और बैंक ओडी एग्जांपल है। बेटा सीसी और बैंक ओडी मेरे बिजनेस को पैसा देते हैं, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये ध्यान रख लेना, पहली एक्सेप्शन डन। दूसरी बात, बेटा क्या चीजें ऑपरेटिंग होंगी, क्या इन्वेस्टिंग होंगी, क्या फाइनेंसिंग होंगी, ये मेरे नेचर ऑफ बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है ना, काश मैं ऐसा समझ सकता होता 12th क्लास में, मैं कसम खा रहा हूं, मेरे को नहीं पता होता था। हमें लगता था भैया सबके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक जैसी होती है, मैं रटवाया इस तरीके से जाता था। बाबू आपके ऑपरेशंस हैं यहाँ पर, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस, ठीक है ना जी बेटा। अब यही बात समझने की कोशिश करो, अगर ये बात समझ में आ रही है आपको, ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूं। देखो आप एक कंपनी हो, लेट सपोज कि मैं ही हूं, ठीक है, ट्यूशन सर्विसेज देता हूं, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, मेरे लिए शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग है, तो उससे आने वाला डिविडेंड भी बन जाएगा। मैंने किसी को लोन दे रखा है, इन्वेस्टिंग है, लोन्स एंड एडवांसेस, आने वाला इंटरेस्ट भी वहीं जाएगा। ठीक है जी, और कल को सक्सेस मंत्रा इतना बड़ा हो जाए कि मैं शेयर इशू करूं, पैसा देगा फाइनेंसिंग, तो अगर मैं डिविडेंड पे करूंगा वो भी यहीं जाएगा। मानते हो बात? चेंज करते हैं एग्जांपल, मैं एक फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी मतलब बैंक। अच्छा एक बात बताओ, बैंक के लिए लोन मिलना और लोन देना ऑपरेशंस है कि नहीं? ऑपरेशंस है, तो अगर ऑपरेशंस है कहां दिखाऊंगा? ऑपरेटिंग। तो यानी कि अगर मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया चाहे इंटरेस्ट पे किया, ये क्या है? ऑपरेटिंग। आपको पता है फाइनेंस कंपनी सिर्फ लोन देती लेती नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक ही करते हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो बेटा वो भी आपके ऑपरेशन का ही पार्ट है, और अगर उससे कुछ डिविडेंड मिल रहा है वो भी किसका पार्ट है? ऑपरेशंस का। समझ में आई बात? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीन चीजें आपके लिए ऑपरेटिंग है। पर एक चौथी बात बड़े काम की है, आप बैंक को आपने शेयर इशू कर रखे हैं, फाइनेंसिंग। शेयर बैंक ने भी इशू कर रखे हो तो वो तो फाइनेंसिंग है ना, उसको पैसा दे रहे हैं। तो अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, डिविडेंड पे करना आपका भी फाइनेंसिंग ही होता है। आज के लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। थोड़ा सा आसान वाला मुद्दा करते हैं, मुश्किल वाला मुद्दा, जितना मुश्किल वाला आज कराना था वो हो गया। ठीक है जी, अब कल बहुत परेशान करूंगा, कल बहुत मुश्किल बात करूंगा, कल इतनी मुश्किल बात करूंगा वॉट लग जाएगी, एक बारी में तो लग जाएगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर बड़ा आराम से झेलोगे, बहुत आराम से। ठीक है जी, कल ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना, क्योंकि चलो खैर फिलहाल मैं आगे की बात करता हूँ, मेरी तरफ देखना बेटा। जितनी जल्दी हो सके इस चैप्टर पे मास्टर करने के लिए ना एक टिप है, वो यही है कि ना प्रॉफिट लॉस भूल जाओ, कैश का फ्लो सोचना शुरू कर दो। मैंने मतलब ना ये बात हमेशा होती है कि जिस भी साल में चैप्टर को शुरू करता हूँ ना, मैं हमेशा बच्चों को यही टिप देता हूँ कि बेटा प्रॉफिट लॉस भूल जाओ, क्योंकि 11th क्लास में जब से शुरू हुए हो ना अकाउंट्स में, और जब तक कैश फ्लो तक नहीं आते तब तक प्रॉफिट लॉस की बात करते रहते हो, और दिमाग में इतना रम चुका होता है ना ये प्रॉफिट लॉस, कि कैश फ्लो में ना कैश का फ्लो नहीं सोचा जाता, प्रॉफिट लॉस सोचा जाता है। अभी कह दूंगा ना बैड डेट, अभी दिमाग में भैया लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी कह दूंगा ना प्रोविजन फॉर बैड डेट, फिर कहोगे दिमाग में भैया लॉस हो गया। बेटे मेरे को लॉस सोचवाना ही नहीं है, मुझे जो सोचवाना है वो प्रॉफिट या लॉस नहीं सोचवाना, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो या नो फ्लो, इन तीन बातों को पल्ले बांध लो। अब आपको ये सोचना शुरू करना है किस किस एक्टिविटी से आउटफ्लो होगा, किस किस एक्टिविटी से इनफ्लो होगा, किस किस एक्टिविटी से कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है जी, मैं कुछ आइटम लिख रहा हूँ, आप एग्जाम्पल भी मत लिखो, सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं उनका। आउटफ्लो, इनफ्लो या नो फ्लो, क्लासीफाई कर दो। ठीक है, चलो।
पुत्र जी, एक बार फटाफट से ना ये पढ़ दो और लिख दो, आउटफ्लो, इनफ्लो या नो फ्लो। थोड़ा स्पीड बढ़ाकर करना, क्योंकि मेरा अभी 5 क्वेश्चन आज का टारगेट। बेटा इन्वेंट्री परचेज करी, पैसा आ गया, गया गया, आउटफ्लो। हाँ जी, गुड्स बेचे। अब ये मत देखना 1 लाख की चीज 80 में बेच दी, अरे जितने बेची पैसा तो आया, इनफ्लो। ठीक है जी, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 20,000, क्या हुआ, आउटफ्लो, नो फ्लो। बेटा दुनिया का कोई प्रोविजन क्रिएट कर लो, कोई रिजर्व्स क्रिएट कर लो, पैसा कभी भी बिजनेस से बाहर नहीं जाता। आपने क्या किया, आपको डाउट है मेरे पैसे कहीं मर जाने वाले हैं, आपने प्रोविजन बनाया, अपने प्रॉफिट को कम करके एक अलग बैंक अकाउंट में पैसे रख दिए, पैसा बिजनेस से बाहर कहीं नहीं गया, ना ही प्रोविजन बनाने पर ना ही रिजर्व बनाने पर। ठीक है जी, दोनों में नो फ्लो। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 5,000, क्या हुआ, सची, आउटफ्लो, नो फ्लो। किसी ने लिखा तो होगा आउटफ्लो, किसी ने तो लिखा होगा यार, ऐसे थोड़ी। डेप्रीसिएशन से कोई फ्लो होता है भैया, ये फर्नीचर है, डेप्रीशिएट हुए जा रहा है, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, बताओ आप, कोई फ्लो हुआ, आउटफ्लो तो नहीं है, नो फ्लो। बेटा प्रपोज डिविडेंड, देखो इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ, ऑल्दो एक कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, याद होगा मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था अभी। बेटा साल आपका 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 है, साल के काफी महीने बीत जाने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है लॉस। आज 28 ऑफ फेब है, आपको आइडिया हो चुका है कि हमें बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और अगला महीना भी ठीक ठाक बीत जाएगा। आपने यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में डिविडेंड को प्रपोज कर दिया। डिविडेंड हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रपोज होता है, जिसको हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और फाइनलाइज होता है शेयर होल्डर की मीटिंग में, जिसको हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। ठीक है जी, जब आप प्रपोज कर दोगे, साल खत्म होने के बाद एक्चुअल फिगर प्रॉफिट के सामने आ जाएंगी, तब शेयर होल्डर मिलेंगे, वो चाहे तो इस फिगर को बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इस फिगर को कम कर सकते हैं, चाहे तो जीरो कर सकते हैं, चाहे डबल कर सकते हैं, सब शेयर होल्डर के हाथ में। लेकिन ये बात समझ में आती है, डिविडेंड प्रपोज होने से कोई पैसा गया या पैसा आया या कुछ भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, नो फ्लो। क्लियर बात। सेम वे अब थोड़ी सी डिफिकल्ट बात करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। पहले फाइनल डिविडेंड की बात करता हूं, फिर इंटरिम डिविडेंड की ट्रीटमेंट सेम है। बेटा अब मैं आपको एक बात बोलूं कि अब आज शेयर होल्डर मिल रहे हैं और आज है कुछ भी समझ लो 5 अप्रैल, एग्जैक्ट फिगर प्रॉफिट के सामने, इन्होंने लेट सपोज ये करा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो कम ही बोला था, डिविडेंड बढ़ाकर डिक्लेयर कर दिया, इसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करना। बेटा जिस दिन ये डिक्लेयर हो गया ना, अब कंपनी लॉ की एक रिक्वायरमेंट है कि 30 दिन के अंदर अंदर ये पे होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में बोल के चले गए ना, ठप्पा लगा के चले गए, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पे करना पड़ेगा, पर रुक नहीं सकता। यानी कि जिस दिन फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए उस दिन आउटफ्लो समझ लेना। सेम बात है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम क्या होता है, इंटरिम जो साल के बीच में डिविडेंड बांट दिया जाता है। बेटा ये इंटरिम डिविडेंड का अधिकार सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। 3 महीने हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगा कंपनी ने अच्छा खासा कमा लिया, उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। बेटा अगर आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो बेटा अगेन आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है 30 दिन के अंदर अंदर बांटना ही पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड के लिए उनको किसी शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फाइनल अथॉरिटी है उसके लिए।
ठीक है जी, तो दोनों केस में आउट। क्लियर बात? क्वेश्चन स्टार्ट करें बुक से, प्रकाश भाई से। बेटा हमने ना इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 करना है, उसके बाद हम मैच करेंगे, प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है जी, अब आपसे पूछा गया इनफ्लो आउटफ्लो या नो फ्लो, और मैं कहता हूं सिंपल सिंपल वर्ड लिख दो। ठीक है जी, आई, ओ और एन, इन तीन वर्ड का इस्तेमाल करो। इनफ्लो के लिए आई, आउटफ्लो के लिए ओ, नो फ्लो के लिए एन। ठीक है जी, इन सबके आगे लिखते चले जाओ, ये 20 आइटम है, उसके बाद मैं मैच करा दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 5 में 13 आइटम है, मैं मैच करा दूंगा। ठीक है जी, फिर प्रॉब्लम ले लेंगे बेटा, लेकिन टाइम आपके पास 20 सेकंड और 13 सेकंड ही है। चलो जी, हाँ जल्दी मैच करो, जो मैच ना करे वो प्रॉब्लम लिखते हैं। सारे मैच है, करो तू। क्या बात, लाइन लगा के गलत करने थे। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? 17, 18, 19, 20 के अलावा। चलो जी बेटा, करो बात 17 की। कहता है परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश। मैंने अभी बताया था मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश इक्विवेलेंट है, कैश भी कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। एक कैश इक्विवेलेंट गया, दूसरा आ गया, कोई भी फ्लो नहीं हुआ। सेम बात यहाँ पर भी है, करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, एक गया दूसरा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डिक्रीज इन बैंक ओडी, बैंक ओडी डिक्रीज हो गया। बैंक ओडी एक लोन है, डिक्रीज कब होगा? जब पेमेंट की होगी। आउटफ्लो सेम वे, कैश क्रेडिट एक लोन है, बढ़ेगा कब? तो भैया पैसा आया होगा, लोन लिया होगा मैंने। इनफ्लो, और बताओ। नाइन्थ, टेंथ, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था जब यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बताए थे, सेक्शन 52(2). बायबैक का मतलब होता है कंपनी जब अपने शेयर्स को वापसी खरीदती है मार्केट से, और कारण जनरली एक ही होता है कि वो डेट इक्विटी रेशो को मेंटेन करना चाहते हैं 2:1 पे। हम भैया जब कंपनी अपने शेयर वापसी बाय करेगी मार्केट से, बाय ऐसे तो नहीं होगा ना, पैसे देने पड़ेंगे, आउटफ्लो होगा। और बताओ, डन। नेक्स्ट वन बेटा, 13 की 13 आइटम फटाफट से लिख दो, स्पीड बढ़ा जल्दी से, और प्रॉब्लम बताओ। मैच करो जल्दी से और प्रॉब्लम बताओ बेटा। सब मैच है, सब। 80, 11th, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट। बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो समझते हो ना, ऐड को बोलते हैं, है ना? जब मैंने ऐड किया जो मुझे लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट दे रहा है, तो मैं उसको एसेट बना देता हूँ। कहता है अगर उस इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इस ऐड को मैंने राइट ऑफ करके पीएनएल अकाउंट में दिखाया, तो बेटा कौन सा पैसा आया या कौन सा गया? कुछ भी नहीं हुआ, नो फ्लो। और बताओ, और बताओ जी, किसी की कोई परेशानी? बेटा पूछ लेना, देखो भगवान आदमी नहीं है कि बस बता देंगे बच्चे की ये प्रॉब्लम आई होगी। पूछना आपको ही पड़ेगा, शर्म करोगे नुकसान अपना करोगे, चैप्टर का बेस खराब हो गया यहाँ से। आपकी इच्छा है जी। ठीक है जी, अब बेटा जितनी नॉलेज मैंने दी है उसी नॉलेज के हिसाब से आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हो। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ना हमें ये देखना है कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, और क्या कैश और कैश इक्विवेलेंट है। करने का तरीका सुन लो, करने का तरीका सुन लो, एक मिनट मेरी तरफ देख लो पहले। आप एक तरफ लिखोगे ऑपरेटिंग, दूसरी तरफ लिखोगे इन्वेस्टिंग, या थोड़ी सी 3-4 लाइनों की जगह छोड़ दो इन्वेस्टिंग, 3-4 लाइनों की जगह छोड़ के फाइनेंसिंग, 3-4 लाइनों की जगह छोड़ के कैश और कैश इक्विवेलेंट। मान लो कैश सेल्स, मैंने बताया पूरा एसपीएल, सारी करंट एसेट्स, सारी करंट लाइबिलिटी कहां जाएंगी?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है जी, तो भैया ये लो, ठीक है जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, लो, ऐसे करते जाना, जो ऑपरेटिंग लगे वहां पर लिखते जाना, जो फाइनेंसिंग लगे इन्वेस्टिंग लगे वहां पर लिखते जाना। जल्दी से ये कर दो जरा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फिर वाइंड अप करेंगे, स्पीड बढ़ा के करना। बेटा किसी को, हाँ रचित, सारा नहीं, कौन से रह गए हैं बेटा? दो भाई, 2 मिनट और बताओ अब फटाफट से। अंतरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्स, पहले सिक्स, सिक्स बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा इक्विटी शेयर कहाँ आएंगे, मैं तो बता चुका हूं, कहाँ आएंगे इक्विटी शेयर, तो उसका बायबैक भी वहीं आएगा। बायबैक से आउटफ्लो होता है, इशू करने से पैसे आते हैं, जो चीज जाएगी उसका इनफ्लो भी वहीं आउटफ्लो भी वहीं। 17, यही पूछा है ना आपने, सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स कहाँ आएंगे, इन्वेस्टमेंट है, तो उनकी सेल भी वहीं आएगी। और बताओ, हाँ जी, 20th, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, आप बताओ कहाँ जाना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। रॉयल्टी क्या होता है, मैंने कोई बुक लिख दी तो उस पर भी तो मिल सकती है ना मेरे को रॉयल्टी। नहीं, ऑपरेटिंग होगी बेटा, मेरे ऑपरेशंस हैं, मैं बुक क्यों लिखूंगा, मैं टीचर हूं तो लिखूंगा, ऑपरेशंस का पार्ट है। और बताओ, और पुत्र जी, बस, कोई डर नहीं, कोई सी की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 3 होमवर्क है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय।